नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। गदरपुर में धामी सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर प्रशासन की ओर से भव्य बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन राजकीय इंटर कॉलेज गदरपुर में किया गया था। शिविर में सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए और कार्यक्रम में स्कूली छात्रों द्वारा संस्कृत कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण किया गया और इस दौरान क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि व लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को संबंधित अधिकारियों से मिलकर निस्तारण भी किया। विधायक अरविंद पांडे ने कहा है कि सरकार का 3 साल में कई कार्य किए जा चुके हैं सरकार द्वारा और इसमें आम जनता को बहुत लाभ मिला है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल ने कहा है कि समान नागरिक कानून, भू कानून के अलावा सरकार ने जनहित के लिए कई कानूनों को लागू किया है, जिससे जनता को बहुत लाभ मिलेगा। 23 मार्च को जो है सरकार के 3 साल के कार्यक्रम जो हैं पूर्ण हुए हैं, 3 साल पूर्ण हुए। उसके उपलक्ष्य में सभी जितने भी हमारे विकास खंड हैं, विधानसभाएं हैं, उन सभी जगहों पर एक व्यापक आयोजन जो है किया जा रहा है। उसमें हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग भी अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपने देखा होगा 24 तारीख को इस जनपद में आकर के अपना जो है सभी लोगों के लिए कई सारी योजनाएं और अन्य सारी चीज़ें, स्टॉल्स का भ्रमण और सारे जितने लाभार्थी परक योजनाएं हैं उनके विषय में सभी लाभार्थियों को संबोधित भी किया और योजनाएं किस प्रकार और प्रभावी हों उसके लिए सर ने बातचीत भी की है। उसी क्रम में आज जो है हम लोगों ने विधानसभा क्षेत्र गदरपुर के लिए यहाँ पे कार्यक्रम किया है। हमारे संवाददाता काजल राय जुड़ गए हैं। काजल, गदरपुर में आखिर धामी सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर क्या खास आयोजन किए गए? माधवी, बताना चाहूंगा कि सरकार के 3 साल पूरे होने पर प्रशासन की ओर से बहुउद्देशीय शिविर का एक आयोजन किया गया, जहां पे तमाम विभागों के स्टॉल लगाए गए और लोगों ने जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अपना जो भी समस्याएं थी उसमें निदान भी कराया। जी माधवी। जी काजल, और क्या सरकार इन 3 सालों में क्या कुछ तोहफे दे सकती है जनता को गदरपुर में? वहीं विधायक अरविंद पांडे ने भी बोला है कि सरकार के 3 साल कई कार्य किए गए हैं, तो इनमें आखिर कौन कौन से कार्य शामिल हैं? माधवी, कहना चाहूंगा कि दिनेशपुर, गदरपुर और गोलरभोज, ये 3 क्षेत्र जो है नगर पंचायत और एक नगर पालिका है जो गदरपुर विधानसभा के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे कई स्टेडियम बनाए गए हैं सरकार की तरफ से। इसके अलावा जो है गदरपुर में एक मांग थी बस स्टेशन की, वो काफी लंबे समय से लोगों ने संघर्ष किया, वो भी पूरा कर दिया गया। उसके अलावा एक डिग्री कॉलेज का जो काफी दिनों से मांग कर रहे थे यहाँ पे, तो वो भी पूरा कर दिया गया, जिसपे जो है काफी खुश है लोग। जी माधवी। ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद काजल। उत्तराखंड में भाजपा सरकार के 3 वर्ष पूरे होने वाले हैं, वहीं एक बहुउद्देशीय एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि यह शिविर कार्यक्रम विकास खंड ताड़ी खेत के श्रद्धानंद मैदान में किया गया है। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और विधायक ने शिविर में विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया है। इस दौरान विधायक ने क्षेत्र के लोगों से सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का निराकरण भी किया है और शिविर में भाजपा के तमाम नेता मौजूद रहे। वहीं बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने शिविर में पहुंचकर अपनी समस्याएं विधायक के सामने भी रखी और विधायक ने क्षेत्रीय जनता की परेशानी का शिविर में आए विभागीय अधिकारियों द्वारा समाधान भी सुनिश्चित किया है और इससे ग्रामीण जनता संतुष्ट भी दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि शिविर में लगभग 27 शिकायतों का विभागीय अधिकारियों द्वारा निराकरण किया जा चुका है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में सेवा, सुशासन और विकास को लेकर के
जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया, जो 3 साल में विकास का रिकॉर्ड तोड़ा गया, उसी के संबंध में आज यहाँ पर एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 27 से भी ज़्यादा समस्याओं का यहाँ पर समाधान किया गया। इसी के साथ हमारा महिला समूह द्वारा स्थानीय उत्पादों के विपणन की व्यवस्था की गई, स्थानीय उत्पादनों को किस प्रकार उनका प्रचार प्रसार किया जाए, ये भी आज यहाँ पर किया गया। इसके साथ ही साथ तमाम जो युवा हैं, महिलाएं हैं, यहाँ की जो बुजुर्ग हैं, उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास। हमारे संवाददाता बलवंत रावत जुड़ गए हैं। बलवंत, इस समय क्या देखने को मिला है? डॉक्टर प्रमोद नैनवाल आखिर कितने सक्रिय नजर आ रहे हैं? और कहा जा रहा है कि लगभग 27 शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है अधिकारियों का, तो अभी आखिर कितनी शिकायतें हैं जो बाकी हैं? माधवी, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि सरकार के भाजपा सरकार के 3 साल पूर्ण होने पे सभी डिस्ट्रिक्टों में और सभी विधानसभा क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शिविर और स्वास्थ्य का शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें क्षेत्रीय जनता की प्रॉब्लमों को सुना जा रहा है। और कल के शिविर में, आज के शिविर में जो भी प्रॉब्लम है, ज्यादातर प्रॉब्लम में पानी, बिजली और सड़क की ही दिखाई दी, जिसमें से 27 शिकायतें रजिस्टर्ड की गई और उसमें से ज्यादातर शिकायतों का निराकरण वहीं पर ही विभागीय अधिकारियों द्वारा किया गया, जिससे जनता को संतुष्टि दिखाई दी। वहीं विधायक ने अपने क्षेत्र में किए गए कार्यों का और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की किए गए विकास कार्यों के बारे में जनता को रूबरू किया। जी बलवंत, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर कार्यवाही काफी लंबे अरसे से चल रही है, वहीं पर अब इनकी फंडिंग पर भी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने के भीतर प्रदेश के कई जिलों में 136 अवैध मदरसों पर सीलिंग की कार्यवाही की जा चुकी है। सबसे अधिक उधम सिंह नगर जिले में 64 मदरसों को सील किया गया है। वहीं सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 450 मदरसे ऐसे हैं जो मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं, लेकिन लगभग 500 मदरसे ऐसे हैं जो बिना रजिस्टर्ड अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश भर में अवैध मदरसों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी है। और इस कार्यवाही के चलते एक और अवैध मदरसे तो सील हो ही रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी संकट की स्थिति पैदा हो रही है। आखिर इन बच्चों की शिक्षा का भविष्य क्या होगा? शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्रदेश में 2 तरह के मदरसे संचालित किए जा रहे हैं, पहले जो मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं और दूसरे जो मदद से मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं है। लिहाजा ऐसे छात्रों के लिए 2 तरह के विकल्प हैं। पहले तो मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड मदरसे में वो पढ़ाई कर सकते हैं और दूसरा शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों में वो पढ़ाई कर सकते हैं, जो कि निःशुल्क है, यानी कि बच्चों को इसमें किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के लिए अगर वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं। तो जल्द ही शिक्षा विभाग में प्रवेश यानी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये देखा जा सकता है कि प्रशासन ने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये ऑप्शन रख दिया है कि वो चाहें तो रजिस्टर्ड मदरसों में पढ़े या फिर सरकारी स्कूलों में निःशुल्क पढ़ाई करें। जो सत्र हमारा चलता है नया और अगस्त तक चलता है, तो उसमें घर घर जाकर के हमारे जो शिक्षक हैं वो अभिभावकों से संपर्क करते हैं और अनुरोध भी करते हैं कि जो कोई भी बच्चा ऐसा है जो पढ़ाई से न छूटे किसी भी हाल में। और जो प्राथमिक विद्यालय है हमारे, वो हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर हर जगह है। जूनियर के विद्यालय हैं, तो विद्यालय की और टीचर्स की कोई दिक्कत नहीं है और प्रवेशोत्सव के माध्यम से इन बच्चों को प्रवेश दिया जाए। तो सरकार इस बात की तो गारंटी, राइट टू एजुकेशन पहले से ही और सभी का अधिकार है और सरकारी विद्यालयों में फ्री एक्सेस भी है, तो कहीं कोई दिक्कत। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सतीश, अब प्रशासन ने तो बच्चों के आगे और बच्चों के अभिभावकों के आगे ये ऑप्शन रख ही दिया है कि आप चाहें तो आप सरकारी स्कूलों में पढ़ सकते हैं या फिर आप रजिस्टर्ड मदरसों में पढ़ सकते हैं, लेकिन आखिर जमीनी स्तर पे क्या देखा जा रहा है? परिवारों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? क्या वो बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए तैयार हैं? देखिए, मैं बात करूं, अभी तो शासन ने सिर्फ वो रखी है, वो बातें रखी हैं कि हम कहाँ रखा जाए, क्या रखा जाए और किन किन को। लेकिन अभी जो बच्चे मदरसों में थे वो लगातार जो है अपने अपने घर चले गए हैं और
वो अपने अपने घर चले गए हैं और उन लोगों को जो है बोला गया है कि अभी आप जो है अपने उसमें जाएं जहाँ आपको सहूलत मिलती है वहाँ जाएं और उन बच्चों को वहाँ पढ़ाएं। ये कोई जरूरी नहीं है कि मदरसों में, सबसे बड़ी बात है और शिक्षा मंत्री या शिक्षा सचिव का ये भी कहना है कि उन मदरसों में जाके कोई फायदा नहीं है जिनमें आपका भविष्य नहीं है। उन जगह जाइए जिन जगहों में आने वाले समय में भविष्य होगा और भविष्य में जो है वो काम आएगा, आपके वो पढ़ाई काम आएगी। तो इसलिए कोई दिक्कत ना समझे, कोई बच्चा परेशान ना हो। तो उन लोगों को साफ ऑप्शन दिया गया है कि जहाँ चाहे, जिस सरकारी स्कूल में चाहे आप एडमिशन करवा सकते हो, कोई रोक नहीं होगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उनमें ये नहीं होना चाहिए कि कोई बच्चा भविष्य में कभी वंचित रहे पढ़ाई से। तो आपको हर फैसिलिटी दी जाएगी, आपको शिक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जाइए और उनमें। लेकिन अभी वो बच्चे अपने अपने घर चले गए हैं, अब बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं। अब आने वाले समय में जब स्कूल खुलेंगे, अगले महीने से जब स्कूल दोबारा वो चालू होगा, तो उन सभी बच्चों को ये कहा जाएगा कि आप जो है सरकारी स्कूल में एडमिशन करें और कोशिश की जाएगी कि सभी बच्चों को एडमिशन दिया जाए। जी सतीश बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। उत्तराखंड में 4,310 आपदा मित्र तैयार किए जाएंगे। आपको बता दें, ये आपदा मित्र प्राकृतिक आपदाओं के दौरान तत्काल और प्रभावी तरीके से प्रभावितों की मदद करेंगे। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए स्थानीय समुदायों को प्रशिक्षित किया जाएगा। और उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने आपदा मित्र योजना के तहत अधिकारियों के साथ बैठक की है और इसकी कार्यान्वयन योजना पर चर्चा भी की है। इस कार्यक्रम में एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर और एनएसएस यानी नेशनल सर्विस स्कीम, नेहरू युवा केंद्र और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के स्वयं सेवकों को शामिल किया जाएगा। आपदा मित्रों को आपदाओं का सामना करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे आपातकालीन स्थिति में पहले उत्तरदाता यानी कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में काम कर सके। आपको बता दें कि उन्हें आपदा प्रबंधन के साथ बचाव कार्य और प्राथमिक चिकित्सा जैसे महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी और उनको प्रशिक्षित भी किया जाएगा, जिससे वे तेजी से प्रभावी रूप से राहत कार्य कर सकें। यह पहल राज्य की आपदा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत बनाने में मददगार साबित होगी। डीएमए के निर्देश पर चारधाम यात्रा के बारे में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। अप्रैल के लास्ट वीक में विगत वर्ष भी यह मॉक ड्रिल आयोजित किया गया था। इससे काफ़ी लाभ हुआ था हम लोगों को। प्रयास ये रहेगा कि चारधाम यात्रा के दौरान किस तरह से हमें परेशानी होती है, उस तरह से हम सीन क्रिएट करेंगे और उस तरह की परेशानी आने पर विभिन्न प्रकार की समस्याओं के बारे में टास्क दिया जाएगा। उस तरह की परेशानी आने पर किस तरह से जनपद का रिस्पांस रहता है वो देखा जाएगा और उसके बाद उनको एक्सपर्ट के द्वारा सुझाव दिया जाएगा कि आपके द्वारा ये काम किया गया था, अगर इसको ऐसे तरीके से करते तो बेहतर हो सकता था। इस बारे में मॉक ड्रिल आयोजित किया जा रहा है। इसमें एक बार एनडीएमए के साथ हमारी बैठक हो गई है। बहुत जल्दी हम जनपदों के साथ में उच्च स्तर की बैठक कराएंगे और मॉक ड्रिल की तैयारियां कराएंगे। हमारा प्रयास होगा कि मॉक ड्रिल हमारे लिए यूजफुल रहे और जनपदों को इसका लाभ मिले। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सतीश, अभी क्या देखने को मिल रहा है? आखिर प्रशासन ये 4,310 आपदा मित्र कब तक तैयार कर सकेगा? देखिए, चारधाम यात्रा शुरू होने में महज कुछ दिन बाकी है और चारधाम यात्रा वो यात्रा होती है जो कि सिर्फ उत्तराखंड ही, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि विश्व भर की यात्रा मानी जाती है। वहाँ देश विदेश से भी यात्री आते हैं और बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाका होता है और आपदा प्रदेश भी है, क्योंकि यहाँ जो है जून जुलाई में इतनी बारिश हो जाती है कि जगह जगह जो है सड़कें बाधित हो जाती हैं, जगह जगह आपदा आ जाती है। हर बार जब यात्रा आती है तो आपदा भी जरूर आती है।
उसको देखते हुए लगभग 4000 से अधिक जो है आपदा मित्र जोड़े गए हैं इस बार, और उनको अब लगातार उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। अब अगले महीने मॉक ड्रिल भी है केंद्र के साथ, और केंद्र के सहयोग से मॉक ड्रिल की जाएगी केदारनाथ बद्रीनाथ में, और उन आपदा क्षेत्रों में जहाँ पे आपदा की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं उन जगहों में मॉक ड्रिल की जाएगी, और उन्हीं सभी बच्चों को सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी। और उनको ही नहीं बल्कि जो आस पड़ोस के गांव के लोग होते हैं जो उस समय आपदा में काम आते हैं, जो उस समय परेशानियों में जो, क्योंकि आपदा टीम जब पहुंचती है अगर थोड़ा लेट भी पहुंचती है तो वो लोग पहुंच पाए, वो यहाँ अगल बगल के ग्रामीण लोग पहुंच पाए, जो लोग क्योंकि आपदा से जो है सहायता कर सकें आपदा में, तो सभी लोगों की मॉक ड्रिल की जाएगी, ट्रेनिंग दी जा रही है। और कुछ लोग उड़ीसा भी गए थे कि जो कि उड़ीसा में किस तरीके का ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है और किस तरीके की जो आपदा की दृष्टि को देखते हुए क्या व्यवस्थाएं उड़ीसा में की गई हैं, क्योंकि उत्तराखंड से ज्यादा कहा जाता है कि उड़ीसा से ज्यादा उत्तराखंड से ज्यादा जो है आपदा के लिए जो तैयारी जो होती है उड़ीसा में होती है, तो वहां भी कुछ लोग भेजे गए ट्रेनिंग पे, तो वो लोग भी आए हैं, वो लोग भी कुछ परीक्षण देंगे कि यहाँ वहाँ जो है ये व्यवस्थाएं की, और उसको लेकर जो है बिल्कुल सुचारू तरीके से जब यात्रा होगी तो कहीं पे कोई दिक्कत न हो, तो उसको लेकर बिल्कुल व्यवस्थाएं इस तरीके से चाक चौबंद की गई हैं, क्योंकि 16 डिपार्टमेंट जो है इसमें यात्रा में लगते हैं और 16 डिपार्टमेंटों की जिम्मेवारी होती है सुगम और सुचारू रूप से यात्रा करवाना। तो जब 16 डिपार्टमेंट एक साथ जुड़ के काम करेंगे तो सबसे पहले की आपदा। जी सतीश, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सिटी एसपी देहरादून से मुलाकात की। ईद के मामले में आपको बता दें कि बैठक में ईद की नमाज के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था और रूट डाइवर्ट करने के संबंध में चर्चा भी की गई, और साथ ही पुलिस विभाग की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था बनाए जाने का आश्वासन भी समुदाय के लोगों को दिया गया है। वहीं ईद से एक दिन पहले यानी कि 30 तारीख को नवरात्रि का पहला दिन भी होगा, जिसके चलते दोनों ही समुदाय के त्योहार एक ही वक्त पर होंगे, जिसके लिए एसपी सिटी प्रमोद कुमार द्वारा सभी लोगों से शांति व्यवस्था बनाते हुए त्योहारों को मनाने का अनुरोध किया गया है। या और अन्य जो मस्जिद का है तो उसमें नमाज का जो समय रहेगा क्या रहेगा, तो उसके संबंध में भी चर्चा की गई थी। और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ जो ड्यूटी चार्ट है, जो भी व्यवस्था उसमें पुलिस की ओर से लगाई जाती हैं, कहाँ ट्रैफिक डाइवर्जन होना है और कहाँ पे हमें बैरियर लगाने हैं, तो उसकी भी जो है चर्चा की गई थी। और साथ ही साथ पुलिस की जो और पिकेट ड्यूटी है और जो स्टैटिक ड्यूटी है या मोबाइल ड्यूटी है, तो उस संबंध में भी चर्चा की। उत्तराखंड में शराब की दुकानों में ओवर रेटिंग पर अंकुश लगाना आबकारी विभाग के लिए हमेशा से एक कठिन कार्य रहा है। राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले देशी व विदेशी मदिरा की दुकानों में ओवर रेटिंग का सिलसिला आबकारी विभाग के अधिकारियों की मौन सहमति के साथ बदस्तूर जारी है। आबकारी विभाग की लापरवाही के चलते शराब की दुकानों पर मनमानी कीमतें वसूली जा रही है। आपको बता दें कि आबकारी विभाग ठेकों पर हो रही खुलेआम ओवर रेटिंग को रोक पाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। वहीं जिला अधिकारी सविन बंसल का कहना है कि जहां भी ओवर रेटिंग में शराब की बिक्री पाई जाती है उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसमें प्रथम रोल जो हमारे डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हैं उनका बनता है। उस समय जो हमारा ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म था वो ऑपरेशन में नहीं था, पर उन कार्रवाइयों के बाद जो हमारे मजिस्ट्रेट्स ने अमल में लाई थी मल्टीपल टाइम्स, उसके बाद जो हमारा ग्रीवेंस रिड्रेसल है वो एक इवॉल्व हो गया डिपार्टमेंट का, और टोल फ्री नंबर्स उन्होंने जनरेट किए हैं जो सीधा लीड करते हैं। किसी प्रकार की शिकायत होती है वो सीधा लीड करते हैं डिपार्टमेंटल एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को। सो वहाँ से अगर निजात नहीं मिल पा रही है, ये भी हो सकता है कि उन टोल फ्री नंबर्स की अवेयरनेस ना हो, सो वो जानकारियाँ पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हो जाएं, इसके लिए हम निर्देशित करेंगे और उसका पूर्ण प्रयोग करके इस तरह की कंप्लेंट्स को रिड्रेस किया जाए, ये प्रयास। मसूरी में नगर पालिका परिषद ने विद्युत विभाग के सभी स्टेशन को सील कर दिया है। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद ने बताया कि बकाया भुगतान को लेकर सभी स्टेशन पर ताला लगाया गया है। इसके बाद मॉल रोड क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति ठप हो चुकी है।
जिससे होटल व्यवसायी और व्यापारी के साथ ही आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि विद्युत विभाग द्वारा कुछ घंटे के बाद आपूर्ति सुचारू कर दी गई, लेकिन दो विभागों की वर्चस्व की लड़ाई में आम उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इससे पहले विद्युत विभाग द्वारा लंढौर बाजार क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटें बंद कर दी गई थीं और इसके बाद क्षेत्र में अंधकार फैल गया था। आज नगर पालिका द्वारा विद्युत सब स्टेशन पर नोटिस चस्पा कर सील कर दिया गया है। तो ये तो उनको हमारे को बिना पूर्व सूचना के की गई थी, तो हमारे द्वारा उनसे बात भी की गई है। तो अभी क्योंकि गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो रखी है तो वो उनके द्वारा खोल दी जाएगी स्ट्रीट लाइट, क्योंकि वो भी एसेंशियल सर्विस है और बिजली की सप्लाई भी एक एसेंशियल सर्विस है। तो एसेंशियल सर्विस हेम्पर में होनी चाहिए, क्योंकि दो विभागों में के अगर कुछ रेवेन्यू को लेकर के इश्यूज है तो पब्लिक सफ़र करती है। तो कितने दिन का समय दिया गया है? हम तो 15 दिन का दे रहे हैं, तो बाकी उनसे मीटिंग की जाएगी, तो मे बी कल बैठेंगे हम लोग, तो कुछ एक सोल्यूशन पे हम आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि जो दोनों विभागों की लड़ाई में आम जनता पिस रही है, आम जनता को परेशानी हो रही है? जी, वो उस चीज़ को हम सॉल्व कर रहे हैं, वो हो जाएगा। अभी वो एक दिन की वो थे, थोड़ा सा आज सुबह से कुछ इश्यूज हो रहे थे, हमने उनकी प्रॉपर्टी पे किया है, तो आज उनसे बात हो गई है, तो रिजॉल्व हो जाएगा। कितने दिन का नोटिस दिया गया? 15 दिन का हमने दिया है। धामी सरकार द्वारा देवभूमि उत्तराखंड में ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि देवभूमि को नशा मुक्त कराने के लिए पुलिस द्वारा भी नशा तस्करों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कोतवाली बागेश्वर पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 5,000 का इनामी आरोपी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश पर कई मुकदमों में केस चल रहे थे और पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। उसे न्यायालय में पेश कर जिला न्यायालय के आदेश पर जेल भी भेज दिया गया है। इसमें एक अभियुक्त हमने ऑलरेडी गिरफ्तार किया था, मनीष कुमार, और इसमें जब विवेचना की तो हमें ये तथ्य सामने आए थे कि इसके जो सप्लाई करने वाला अभियुक्त है तो उसके संबंध में हमने जानकारी की थी। यह अभियुक्त सूर्या, इसको हमने सुरेश सिंह उर्फ सूर्या, यह द्वारसो का निवासी है। इसको हमने धारा 29 NDPS का मुलजिम बनाया था और ये लगातार वांछित चल रहा था और इसको हमने 5,000 का इनामी भी घोषित किया था, क्योंकि ये लगातार फरार भी था। तो इस एक अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए एसओजी और कोतवाली की टीम ने इसमें इसको अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। हरिद्वार में पुलिस द्वारा ऑपरेशन मुक्ति चलाया जा रहा है। ऑपरेशन मुक्ति के तहत रुड़की में पुलिस कर्मियों की विशाल रैली निकालकर देश के बच्चों को शिक्षा देने की अपील कर रहे हैं और ये रैली एसपी देहात शेखर चंद सुयाल के नेतृत्व में निकाली गई थी। इस मौके पर उत्तराखंड पुलिस के काफी जवान मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि देश के बच्चों के लिए भिक्षा नहीं बल्कि शिक्षा की जरूरत है और देश का युवा तभी आगे बढ़ेगा जब वह शिक्षित होगा। इस मौके पर देश के युवाओं को भी नशे से दूर करने की बात कही गई और साथ ही बताया गया कि पुलिस के द्वारा जगह जगह नशे को लेकर कई तरह के अभियान चलाए जाते रहे हैं। गैस सिलेंडर कई घरों की जरूरतें हैं। हालांकि बिना लाइसेंस के अवैध रूप से गैस सिलेंडर को भरने का गोरख धंधा धड़ल्ले से चलाया जाता है, जिस पर प्रशासन अब कड़ा रुख अपनाता हुआ नजर आएगा। डीएम सविन बंसल के अनुसार गैस सिलेंडर को बिना किसी तकनीकी जानकारी के अवैध रूप से भरना बेहद जोखिम भरा काम है और इस तरह से गैस सिलेंडर को भरने वाले व्यक्तियों के खिलाफ प्रवर्तन और पुलिस विभाग की टीमों का गठन किया जा चुका है, जो इस तरह के मामलों पर पैनी नजर बनाए रखेंगे। साथ ही अवैध रूप से संचालित हो रहे इन गैस गोदामों पर प्रशासन का भी कड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। देखिए, जो इस तरह की इलिसिट एक्टिविटीज़ हैं वो इन्फोर्समेंट का एक रेगुलर फीचर है। तो जितनी हमारी प्रवर्तन कार्रवाई प्रभावी रहेगी और रेगुलर रहेगी उतनी ही इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारी प्रिवेंट होंगी और एक डेटरेंस वैल्यू क्रिएट होगी। सो न सिर्फ हमारे सप्लाई के अधिकारी बल्कि हमारे मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस अधिकारियों को भी ऑलरेडी हमने एक जॉइंट टीम्स गठित कर दी हैं कि समय समय पर जाकर जहां से भी हमारे इंटेलिजेंस इनपुट्स मिलें या हमारे आम जनमानस से, कम्युनिटी ग्रुप से, हमारी रेजिडेंट एसोसिएशन से सूचनाएं प्राप्त हों कि विदाउट लाइसेंस कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ में लिप्त हैं,
तो तत्काल उसमें मुकदमे दर्ज होने चाहिए और सामग्री जब्त होनी चाहिए। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।